यस एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा आप सभी को विदित है, हमारी जो सामाजिक विज्ञान की यूनिट चल रही है 6, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के अंगों के बारे में हमने अध्ययन किया था आगे वाली कक्षा के अंदर। उसके बाद में केंद्र सरकार के अंदर हमने संसद के अंगों की बात की, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और जो अभिन्न अंग माना जाता है राष्ट्रपति, तीनों को सम्मिलित रूप से हमने कहा था कि क्या होती है, वो संसद होती है। उसी संसद के प्रारूप के अंदर हमने पढ़ा कल लोकसभा, और आज का जो अपना टॉपिक है वो है राज्यसभा के कार्य व शक्तियां। हमने लोकसभा के कार्य व शक्तियां कल वाले टॉपिक में अध्ययन किया था। उसी प्रकार की शक्तियां राज्यसभा को भी प्राप्त हैं, लेकिन हम इस बात से भी अवगत हैं क्योंकि लोकसभा निम्न सदन होने के साथ साथ लोकप्रिय सदन भी है, क्योंकि इस सदन का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। किस आधार पर करती है? प्रत्यक्ष आधार पर करती है। इस कारण संसद में लोकसभा का महत्व राज्यसभा से अधिक माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं स्थितियों में हमने ये देखा है कि राज्यसभा लोकसभा को क्या करती है? पाबंद भी करती हैं, उन पर अंकुश लगाने का भी कार्य करती हैं। जैसे हम इस बात से अवगत हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कुछ अनुच्छेद का जो संशोधन होता है साधारण विधेयक के आधार पर हो जाता है, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा साधारण बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद होते हैं वहां पर साधारण बहुमत के साथ साथ राज्य की विधानसभाओं का बहुमत भी आवश्यक है, और पृथक पृथक बहुमत आवश्यक होने के कारण राज्यसभा भी अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आज पढ़ते हैं अपन राज्यसभा के कार्य व शक्तियां, और उसी क्रम में राज्यसभा के कार्य व शक्तियों के अंदर अपन पहले बिंदु में पढ़ेंगे उसकी विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति लोकसभा की तरह ही राज्यसभा भी देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साधारण विधेयक में लोकसभा की तरह ही राज्यसभा को भी अधिकार प्राप्त हैं, समान अधिकार प्राप्त हैं। देखिए, लोकसभा की तरह ही राज्यसभा को भी देश में कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह साधारण विधेयक लोकसभा की तरह ही राज्यसभा को भी क्या है? समान अधिकार प्राप्त हैं। विशेष बहुमत के आधार पर लोकसभा में पारित विधेयक किसके पास में भेजा जाएगा? राज्यसभा के पास में भेजा जाता है, और राज्यसभा भी उसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती हैं, तो उसे कहां भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति की अनुशंसा या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया था वह विधेयक किसका रूप धारण कर लेगा? कानून का रूप धारण कर लेगा। किसका रूप धारण कर लेगा? कानून का रूप, यानी वह कानून बन जाएगा। अब दूसरी शक्ति की बात करें अपन राज्यसभा की, तो वो है वित्तीय शक्ति। कौन सी है? वित्तीय शक्ति। देखिए, हम इस बात से अवगत हैं कि हमने आगे वाली कक्षा के अंदर अध्ययन किया था और कहा था कि वित्तीय शक्ति के मामले में राज्यसभा से लोकसभा क्या है? सर्वोच्च है। तो वित्तीय शक्ति के मामले में राज्यसभा लोकसभा से
क्या है, कमजोर है यानी निर्बल है। क्या है, निर्बल है। हमने आगे वाली कक्षा में अध्ययन किया कि जो वित्तीय विधेयक हैं वो हमेशा लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं, राज्यसभा में पारित नहीं किए जा सकते। इस कारण वित्तीय शक्ति के मामले में राज्यसभा लोकसभा से क्या है, कमजोर है, निर्बल है। राज्यसभा ऐसे विधेयकों को यानी वित्त विधेयकों को, ऐसे विधेयकों को 14 दिन के लिए यानी जिस दिन से पारित होता है उस दिन से 14 दिन तक अपने पास रोके रख सकती हैं, रोके रख सकती हैं। दूसरी बात, वह सुझाव दे सकते हैं, सुझाव दे सकती हैं कि इसमें यह संशोधन किया जाए, लेकिन मानना या न मानना, मानना या सुझावों को मानना या न मानना किस पर निर्भर करता है, लोकसभा पर निर्भर करता है, लोकसभा पर निर्भर करता है कि जो विधेयक, वित्त विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा के पास में भेजा जाता है तो राज्यसभा पर इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, कोई फेरबदल वह नहीं कर सकती है। वह अपने पास उसे 14 दिन तक रोके रख सकती है, उसमें सुझाव दे सकती है कि आप इसमें ऐसे संशोधन कर सकते हो। ये संशोधन करना या न करना, उनकी बातों को मानना या न मानना किस पर निर्भर करता है, लोकसभा चाहे तो मान लेती है, नहीं माने तो नहीं मानती है। दूसरी बात अपन बात करें कि राज्यसभा इनको 14 दिन तक तो रोक लेती है, और जब 14 दिन रोकने के बाद कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं पहुंचाती हैं तो लोकसभा क्या करती है, इन्हें राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए भेज देती हैं और उनकी बिना प्रतिक्रिया के भी यह विधेयक क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हो। आगे जो राज्यसभा की शक्तियों में क्रम की बात करेंगे तो तीसरे क्रम में होगा संविधान संशोधन शक्ति, संविधान संशोधन शक्ति। हमने आगे कक्षा में अध्ययन किया था और कहा था कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है, संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो किस में है, अनुच्छेद 368 में। संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, 368 के अंदर किया गया है, जिसमें राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं, समान अधिकार प्राप्त हैं। कैसे, देखिए संविधान में संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, 368 के तहत किया गया है। जब कोई भी विधेयक साधारण विधेयक हो तो पहले कहाँ आएगा, चाहे वह लोकसभा में पारित आए या फिर राज्यसभा में आए। लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित विधेयक को कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा में, या राज्यसभा में पहले आया तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके किसको भेजेगी, लोकसभा को। तो दोनों में पारित होना क्या है, अनिवार्य है। कोई भी विधेयक जैसे लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा के पास भेजा और राज्यसभा यहां पर क्या करते हैं, उस विधेयक को अमान्य घोषित कर देती है, अमान्य कर देती हैं, तो विधेयक क्या हो जाएगा, विधेयक गिर जाएगा। विधेयक क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब विधेयक पारित नहीं होगा। राज्यसभा किसी भी साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती हैं, 6 माह तक अपने पास रोके
रोके रख सकती हैं, रोके रख सकती हैं, 6 माह तक अपने पास रोके रख सकती हैं। हमने बात की थी वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती हैं? 14 दिनों तक। लेकिन हम बात करते हैं संविधान संशोधन की, तो किसी भी विधेयक को वह कितने माह तक रोक सकती हैं? 6 माह तक। अब है कार्यपालिका नियंत्रण शक्ति, कार्यपालिका नियंत्रण शक्ति। देखिए अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। देखिए आर्टिकल 75 के तहत कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण लोकसभा के सदस्य अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में क्या प्राप्त हो? विश्वास प्राप्त हो। क्या हो? विश्वास प्राप्त हो। मंत्री अपने पद पर तभी तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें क्या प्राप्त हो? विश्वास प्राप्त हो। बात करते हैं यहां पर कार्यपालिका नियंत्रण संबंधी शक्ति, तो राज्यसभा, लोकसभा सदस्यों को पूरक प्रश्न व प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकते, नहीं सकते। देखिए कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से पारित करती हैं? तो अनुच्छेद 75 के तहत कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और राज्यसभा लोकसभा सदस्यों से क्या करते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके कार्यों की क्या कर सकते हैं? निंदा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पद से नहीं हटा सकते हैं। शायद तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आगे राज्यसभा की शक्तियों की बात करें अपन, तो जो 5वीं शक्ति है वो है निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। निर्वाचन मंडल के रूप में कुछ ऐसे विशिष्ट पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति उन्हें पद से हटाने के प्रारूप में लोकसभा की तरह ही राज्यसभा को भी समान अधिकार प्राप्त है। अपन उन्हीं क्रम में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की तरह ही समान अधिकार हैं। समान अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति व अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने में लोकसभा की तरह ही शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा को शक्तियां प्राप्त हैं। अब उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी लोकसभा की तरह राज्यसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यहाँ पर जो एक विशेष बात है उपराष्ट्रपति के संबंध में वो ये बात है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। जिस प्रकार हमने आगे बात की कि धन विधेयक केवल कहां पर लाया जा सकता है, लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो अविश्वास का प्रस्ताव है वो कहां लाया जाएगा, राज्यसभा में। तीसरे पॉइंट की बात करें अपन, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव, हटाने का अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में ही लाया जाता है। एक बात बता दूं मैं यहाँ पर कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। चाहे तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए राज्यसभा के पास दो विशेष अधिकार हैं, विशेष अधिकार या विशेष शक्तियां कह दो अपन, विशेष शक्तियां। राज्यसभा के पास दो ऐसी विशेष शक्तियां हैं जो उसे लोकसभा से क्या करती हैं, पृथक करती हैं। लोकसभा से क्या करती हैं, पृथक करती हैं। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा का, राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती हैं, केंद्र सरकार को दे सकती है। देखिए राज्यसभा के पास दो विशेष शक्तियां हैं, जिसमें पहली है अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा। देखिए यहां पर अपन अखिल भारतीय सेवा की बात करें तो एक है IAS, एक होता है IPS, एक है AFS। तो ये जो IFS है, सॉरी AF नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये वन विभाग से संबंधित है।
और ये तीनों सेवाओं के अतिरिक्त और भी जैसे राज्यसभा को लगता है कि भारत में एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करनी है, तो राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत केंद्र सरकार से ये अनुशंसा करती है कि वह एक भारत के लिए नई अखिल भारतीय सेवा क्या कर सकता है, स्थापना करे। दूसरे अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पारित कर राज्य सूची के विषयों को केंद्र सूची का विषय केंद्र सूची का विषय घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पारित कर जो राज्य सूची का विषय है, राज्यसभा के पास में कौन से विषय का उल्लेख होता है, राज्य सूची का विषय, तो राज्य सूची के विषय को कौन सा विषय घोषित कर सकते हैं, केंद्र सूची का विषय घोषित कर सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक था राज्यसभा के कार्य व शक्तियां यही समाप्त होता है। तो आज के जो होमवर्क का जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो है पहला, राज्यसभा के कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए, शक्तियों का वर्णन कीजिए। दूसरा है राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए, शक्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।